Hello, dear aspirants. Welcome back to the Life Science Academy. Today's session is going to discuss about the protein. तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रोटीन। सब लोग जानते हैं कि हमारा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो न्यूरॉन्स में जो कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी और जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो मल्टीपल टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट आपको देखने मिल जाता है। तो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बॉडी हमारी जो प्रॉपर वर्क कर पाती है, प्रोटीन का उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। प्रोटीन जो है वो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे ओवरऑल जो हमारा ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ऑर्गेनिज्म फिर चाहे प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक। तो ये हम जानते हैं कि एक्चुअल में प्रोटीन होता कैसा, उसको प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रोटीन में कौन कौन से स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इन्वॉल्वमेंट करते हैं और उसका जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है। तो वन बाय वन हम एक एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोटीन के फंक्शन से। वैसे तो प्रोटीन को आप डिफाइन कैसे करोगे? प्रोटीन की यदि आप बात करें डेफिनेशन की, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसका? हमारे पूरा जो बॉडी ऑर्गेनिज्म हमारा बना है किसका है? वो सेल का क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है। ऑल्सो एग्जीक्यूट द मेजोरिटी ऑफ द सेल फंक्शन। तो सिंपली डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि प्रोटीन जो होता है क्या है? पॉलीमर है। और कैसा है? अनब्रांच्ड पॉलीमर है किसका? अमीनो एसिड। और बिल्डिंग ब्लॉक होता है सेल्स का। उसके बाद आप बात क्या करते हो कि एग्जीक्यूट क्या क्या करता है? एग्जीक्यूशन की यदि बात आती है तो क्या एग्जीक्यूट करता है ये? कि मेजॉरिटी ऑफ द सेल फंक्शन होते हैं उनको सारे को जो काम करवाना है। देखो, एक होता है कौन? आपका मैनेजर। एक कौन होता है? मैनेजर। एक होता है उसके ऊपर कोई आपका बॉस है। बॉस मान लो कौन है यहाँ पर? बॉस जो है वो आपका डीएनए मान। डीएनए से फाइनली क्या होता है? प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन क्या बनता है? आपका प्रोटीन बनता है। तो आपको क्या करना है? सब कुछ मैनेज तरीके से क्या करना है? पूरी सेल में क्या करना है? सारी की सारी सेल जो है फंक्शन कैसे करेगी, का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से रेगुलेट होना है, सेल में कौन कौन से प्रोटीन बनना है, कौन से नहीं बनना है, इस चीज को भी कौन डिसाइड कर लेता है? प्रोटीन की कितने अमाउंट में मुझे मेरी इस सेल में मेरी जरूरत है। तो देखा जाए तो इस बेसिस पे उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं फंक्शन। प्रोटीन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर लेता है? प्रोटीन की यदि बात कर लेते हो तो प्रोटीन जो होता है वो एंजाइमेटिक फंक्शन, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो होता है वो एंजाइमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म अच्छे से करते हैं। सब लोग जानते हैं कि एंजाइम का कितना रोल है हमारे मेटाबॉलिज्म में। एक सिंगल सेल में कितने सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग जैसे आप सेल मान रहे हो, ये आपकी सेल है, ये आपका इंट्रासेल्यूलर पार्ट है और ये आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट है। तो जो ईसीएफ होता है, जो आईसीएफ होता है, दोनों में एंजाइम का कितना अमाउंट होना है किस बेस पे डिपेंड करेगा कि एंजाइम जो सेल है वो किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म करने वाली है। तरीके से देखा जाए तो एंजाइम जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते और कैटलिस्ट करते हैं मैनी केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं सेल में। तो एंजाइम के तौर पर प्रोटीन जो होता है फंक्शन कर सकता है। दूसरी बात यदि आप बात करते हो कि प्रोटीन जो होता है वो कैसा होता है? चैनल प्रोटीन होता है। चैनल जो प्रोटीन बनते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? आपकी, मान लो आपकी ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है आपकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? लिपिड बाय नेचर की होती है। अब आप क्या चाहते हो? बीच में क्या होता है कि आपका जो प्रोटीन होता है वो प्रेजेंट होता है। प्रोटीन कुछ इस तरीके से क्या है? प्रेजेंट। अब इस तरीके से यदि प्रोटीन प्रेजेंट है तो क्या करेगा? एक चैनल को फॉर्म करेगा। मतलब कि ये प्रोटीन एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म a channel and pump that control the passage of a small molecule and out of the cell। सेल में से कुछ अंदर आना है और कुछ बाहर जाना है। इसके लिए क्या होते हैं? यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं जो कि क्या होते हैं? प्रोटीन के ही बने होते हैं। बताने का मतलब, एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो क्या है? आपके पंप। पंप जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्टर का एक एग्जाम्पल है। तीसरी तीसरा पॉइंट है कि प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्ट एज सिग्नल इंटीग्रेट। सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह भी क्या होता है? प्रोटीन काम कर सकता है। और प्रोटीन जो होता है वो रिसेप्टर मॉलिक्यूल की तरह भी काम कर सकता है। ये आपकी सेल है या कुछ रिसेप्टर, तो ये जो रिसेप्टर है वो हो सकता है कोई प्रोटीन। तो मोस्टली क्या होता है? प्रोटीन के ही बने होते हैं। और लिगेंड भी क्या हो सकता है? आपका प्रोटीन हो सकता है। इतना होने के बाद आप क्या कहते हो कि जो हमारी मॉलिक्यूलर मशीन होती है, अब की ये सेल है, सेल में आप सब जानते हो कि बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ऑर्गेनल्स को क्या करना है? साइटोप्लाज्म में मूव करना है। साइटोप्लाज्म में क्या करना है? ऑर्गेनल्स को मूव करना है। तो कोई ना कोई मोटर प्रोटीन जो होते हैं, मोटर प्रोटीन जो कि आवाजाही के लिए प्रेजेंट होते हैं दो सेल्स के बीच।
मोटर प्रोटीन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक सिंगल सेल है, उसमें ऑर्गेनल्स को क्या करना है, मूवमेंट शो करनी है, उसके लिए क्या होते हैं आपके मोटर प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया काइनेसिन, काइनेसिन किसका एग्जाम्पल है, मोटर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। जो प्रोपेल करता है ऑर्गेनल्स को थ्रू द साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में क्या करना है, ऑर्गेनल्स को मूवमेंट शो करनी है, उसके लिए क्या होता है आपका काइनेसिन मोटर प्रोटीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। यदि आप बात करते हो एग्जाम्पल टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज कुछ इस तरीके का होता है। मान लो आपका क्या है, डीएनए है, डीएनए है। अब डीएनए जो होता है कुछ इस तरीके से, आपका डीएनए कैसा है, किसे बाउंड है, ये जो ओपन होगा उस पार्ट में क्या होगी आपको टोपो आइसोमरेज जो एंजाइम होती है, ये भी क्या है एंजाइम का एग्जाम्पल है, बट क्या है ये यहाँ पर प्रोटीन है, जो कि क्या करती है, नोटेट करती है डीएनए के मॉलिक्यूल को, अनटैंगल करती है। जैसे मान लो टैंगलिंग होगी, कहीं गठाने आ गई हैं डीएनए, तो उन गठानों को कौन रिमूव करेगा, उन गठानों को भी जो होता है वो रिमूव कर देता है, मतलब उलझा हुआ दे डीएनए तो उसको सिंपली सुलझा देता है। अदर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन जो होते हैं जो कि एक्ट करते हैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन। टॉक्सिन हो गए, आपके हार्मोन्स हो गए, एंटीफ्रीज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर है, रोप है, और आपका सोर्स ऑफ ल्यूमिनेसेंस होती है, सारे किसका एग्जांपल है, सारे के सारे प्रोटीन का, और किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया, इनके फंक्शंस के बेसिस पे इनको डिवाइड कर दिया है। अब क्या बात करते हैं कि द शेप ऑफ अ प्रोटीन इज स्पेसिफाइड बाय इट्स अमाइनो एसिड्स। सब लोग जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है किसका पॉलीमर है, वो पॉलीमर है किसका, अमाइनो एसिड का। तो ये क्या है आपके अमाइनो एसिड से पॉलीमर है। अब जो अमाइनो एसिड का पॉलीमर है इसमें कहीं ना कहीं क्या होगी आपकी अमाइनो एसिड की सीक्वेंसेस प्रेजेंट हो सकता है, ग्लाइसिन प्रेजेंट हो, आइसोल्यूसिन हो, आपका ट्रिप्टोफैन हो, अमाइनो एसिड, इस तरीके से क्या होगी आपकी अमाइनो एसिड जो होगी प्रेजेंट होगी। अब ये जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है इसको हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ही डिसाइड करता है कि एक्चुअल में जो फाइनल स्टेज होगी जिसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर बनने वाला है, इसी पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की अमाइनो एसिड जो है वो पेप्टाइड में प्रेजेंट है। तो जो प्रोटीन होता है, अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज मेड फ्रॉम अ लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन ऑफ दीज अमाइनो एसिड ईच लिंक्ड टू अ नेबर through a covalent peptide bond. Proteins are therefore also known as polypeptides. तो कोई भी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसका एक प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो होता ही है। यदि हम प्रोटीन के केस में बात करते हैं तो अमाइनो एसिड जो होती है वो क्या है, इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। और और क्या होता है इनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, पेप्टाइड अमाइड बॉन्ड जो होता है ना प्रेजेंट होता है, तो क्या बनती है आपकी पेप्टाइड बनती है। पेप्टाइड बॉन्ड मतलब यदि मल्टीपल पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप क्या बोलोगे उसको, यदि मल्टीपल पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप उसको बोलोगे पॉलीपेप्टाइड। The folding of a protein chain is also determined by many different sets of weak non-covalent bonds that form between one part of chain and another. So, if you're talking about प्रोटीन का स्ट्रक्चर है आपके पास में, ये आपका प्राइमरी है, तो इसमें आप क्या बोल रहे हो कि जो जो आपकी अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस जो है बन रही हैं आपकी अमाइनो एसिड जो रेसिड्यूज ज्वाइन हो रहे हैं, किसके थ्रू हो रहे हैं आपके कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कोवलेंट बॉन्ड है। जब आप टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करोगे, सॉरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हो, तब यहाँ पर क्या आता है आपका, तब आता है आपके नॉन कोवलेंट बॉन्ड। कौन आएंगे आपके नॉन कोवलेंट बॉन्ड। और ये नॉन कोवलेंट बॉन्ड कौन है, मोस्टली कौन होते हैं आपके, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया है, वॉन्डरवॉल हो गया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड हो गया है। जब वही प्रोटीन की आप क्या बात करोगे, टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करोगे, तो वन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है यहाँ पे हाइड्रोफोबिक जो इंट्रैक्शन होते हैं वो इसको स्टेबिलिटी का करने प्रोवाइड करेंगे। These involve atoms in the polypeptide backbone as well as atoms in the amino acid side chain. So there are three type of weak bonds: hydrogen bond, electrostatic attraction, and van der Waals attraction. तो जो फोर्थ हमारा अट्रैक्शन होता है जो कि स्टेबिलिटी करवाता है, जिसको तो बोलते हैं यदि आपका टर्शरी स्ट्रक्चर है किसका, प्रोटीन का, तो जो हाइड्रोफोबिक क्लस्टर होते हैं वो इसको डिसाइड कर ले। देखो द फोर्थ वीक फोर्स जिसको हम कह रहे हैं वो क्या, हाइड्रोफोबिक क्लस्टर है। ऑल्सो हैज अ सेंट्रल रोल इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ अ प्रोटीन। जो आपका हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर होता है किसका, अमाइनो एसिड का, अमाइनो एसिड प्रेजेंट है आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो क्या करेगी आपकी डिटरमाइन करेगी किसको, शेप को और उसकी प्रोटीन को। बट ये शेप और प्रोटीन कब कब अटेन कर पाएगा, जब ये हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर को शो करेगा, जब इसमें क्या होगा, हाइड्रोफोबिक जो नॉन कोवलेंट बॉन्ड होता है वो प्रेजेंट होगा। अब
इंक्लूडिंग द नॉन पोलर साइड चेन्स ऑफ अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। अब सब लोग अब जानते हो जो अमाइनो एसिड ने क्या देखा था उनमें, अमाइनो एसिड्स को आप क्या करो, कैटेगराइज करो। सिंपली जो अमाइनो एसिड होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ तरीके से, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, उसमें आपका अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होगा उसमें, क्या होगी आपकी आर चेन प्रेजेंट होगी। जैसे कि एक टिपिकल स्ट्रक्चर आप देखोगे, अमाइनो एसिड है, ये क्या है आपका अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है, और कलर, मान लो आपके पास क्या है, अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड का जो टिपिकल एक फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से, कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये आपका, और यहाँ पे आपकी क्या है, ये आर चेन। अब जो आर चेन प्रेजेंट है, आर चेन जो होती मल्टीपल अमाइनो एसिड्स को जन्म देती थी। मतलब कहने का ये है कि यदि इस आर चेन में मान लो आपके नन पोलार साइड चेन है तो आप उसको नन पोलार बोल दोगे, और उसी में यदि पोलार साइड चेन प्रेजेंट है आप उसको पोलार अमाइनो एसिड बोल दोगे। पोलार में भी कुछ ऐसे होंगे जो कि कैसे होंगे, चार्ज होंगे, इनमें क्या होंगे, कोई आयन चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव, और कुछ होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो कि कैसे होंगे, अनचार्ज होंगे। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, अमाइनो एसिड को कैटेगराइज कर, बोलना क्या है, जब आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन शो होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होने के लिए, हाइड्रोफोबिक फोर्स जो है उसको होने के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट आपके नन पोलर अमाइनो एसिड तो प्रेजेंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप क्या करोगे, आपका क्या है, बीकर है, इस बीकर में क्या है, ये आपका सॉल्वेंट है, और बेस्ट सॉल्वेंट कौन होता है, वो होता है आपका वाटर। इस वाटर में आपने क्या डाल दिया है, कोई पेप्टाइड डाल दिया। अब पेप्टाइड को क्या करना है आपको, क्या करवाना है, उसका थ्री डायमेंशन शेप में लाना, थ्री डायमेंशन शेप में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस जो होते हैं उनको स्टडी करना होगा। जैसे ही आप इस पेप्टाइड को वाटर में डालते हो, वाटर में एक्वस सोल्यूशन में डालते हो, वैसे ही क्या होता है, क्लस्टर हुआ। लेकिन क्लस्टर कब होगा, जब उसमें हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे, तब जाके प्रोटीन जो है आपका, प्रोटीन क्या है वो तब जाके फोल्डेड स्टेट में आ पाएगा। कैसे फोल्डेड में, जबकि उसमें नॉन पोलर अमाइनो प्रेजेंट होंगे। हाँ, पोलर अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होना है। क्यों, पोलर अमाइनो एसिड्स यदि प्रेजेंट है, होती है, तो तभी तो वो क्या कर पाएगी, वाटर से इंटरेक्ट कर पाएंगे। वाटर से इंटरेक्ट करने के लिए कौन होना चाहिए, आपके नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होना चाहिए, आपके साथ ही साथ चार्ज और अनचार्ज, जो चारों टाइप के अमाइनो एसिड्स होती है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसको कौन स्टेबलाइज करता है, आपका कोवलेंट बॉन्ड। टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कौन करता है, आपका नॉन कोवलेंट। और स्पेसिफिकली यदि आप बात करते हो टर्शरी में, तो आता है आपके हाइड्रोफोबिक बॉन्ड जो, हाइड्रोफोबिक जो बॉन्ड होते हैं वो अपना इम्पोर्टेंट जो वो प्रेजेंट कर पाते हैं। अब आप देखोगे किस तरीके से क्या हो रहा है आपका, मान लो आपका क्या है, ये ग्लूटामिक एसिड है, एसिड है, और ये आपका ग्लाइसिन है। अब इन दोनों में क्या हो रहा है, आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनने वाला है। क्या बनेगा यहाँ पर, पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड नहीं, ऐसे बताया इन्होंने, ये क्या है आपकी अमाइनो एसिड्स। यहाँ पर क्या देखी थी आपने, आर चेन देखी। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, यहाँ पर तो क्या होगा, आपका कोवलेंट बॉन्ड होगा। यहाँ पर तो क्या है, आपके कोवलेंट, जो बैकबोन होती है वहां पे क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। बट जो आर चेन्स होती है उनमें क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने क्या लिया, ग्लूटामिक एसिड है, की आर चेन ली इन्होंने, उसकी क्या है, आर चेन, और जो लाइसिन होता है उसकी आर चेन है। आप यहाँ देखो, इसका कार्बोक्सिलिक इसका अमीनो ग्रुप क्या कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रो, क्योंकि एक के पास क्या है, नेगेटिव है, के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, दूसरे के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जब दो चार्ज मॉलिक्यूल हो तो क्या हो सकता है, उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन जो होता है वो प्रेजेंट। वही यदि आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बतानी है, यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बतानी है तो क्या होना चाहिए, आप हाइड्रोजन बॉन्ड कब होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए, कि एक तरफ तो आपका हाइड्रोजन डोनर होना चाहिए, तरफ क्या होना चाहिए आपका हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, आपका हाइड्रोजन एक्सेप्टर होना चाहिए। एक्सेप्टर के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, और डोनर के पास क्या होता है आपका एच, एच मतलब हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, तब जाके आपका
मतलब ये है कि जो आपकी आर चेन है, आर चेन में क्या क्या हो सकता है, आर चेन में आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं, आपके बॉन्डिंग भी हो सकती है, और आपका वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन भी होता है। वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन जो होता है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। अब जब आप बात करते हो किस स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन, आपका प्रोटीन स्टेबल कैसे है, आपने देख ही लिया, क्या देख लिया कि जो मेन इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करने वाला है वो कौन था आपका, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। कौन था वो, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। जब बात करेंगे आप फोल्डिंग की और उसकी स्टेबिलिटी, इंडिविजुअल नॉन कोवलेंट बॉन्ड आर, जो इंडिविजुअल जो नॉन कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनकी बात यदि करते हैं तो कैसे होते हैं ये, 330 to 300 टाइम्स वीकर देन द टिपिकल कोवलेंट बॉन्ड। देखो इतने वीक हैं कंपेयर करते कोवलेंट बॉन्ड से, फिर भी क्या होते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इनको अडॉप्ट करता है। वो तो रीजन होगा। देखो हम क्या जानते हैं, जब मल्टीपल हमारे पास क्या हो, वीक पर्सन हो, लेकिन वो वही वीक पर्सन क्या हो जाए, एकजुट हो जाते हैं, एक साथ काम करने इनकी स्ट्रेंथ कैसी होती है, इनमें क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। तब ये है कि हमें सब साथ में जब मिलकर काम करते हैं, बजाय कि एक व्यक्ति, तो मान लो एक कोई स्ट्रॉन्गर पर्सन है जो कि तो आप कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहे हो stronger है। भाई बहुत सारे नन कोवेलेंट बॉन्ड जो कि कैसे हैं, वीक है, सारे थे ना नन कोवेलेंट के, और कितनी वीक है, 30 to 300 टाइम्स वीक है, फिर भी क्या हो रहा है, देखो आप, क्रिएट करता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या, नन कोवेलेंट बॉन्ड्स को ही अडॉप्ट करता है। हाँ, स्टेबिलिटी यदि प्रोटीन की तो क्या होना प्रेजेंट जरूरी है, बट मेनी वीक बॉन्ड्स एक्टिंग इन पैरेलल कैन होल्ड टू regions of a polypeptide chain tightly together. In this way, the combined strength of large number of such non-covalent bonds determine the stability of each folded chain. जब फोल्डिंग की बात आती है ना, तो कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनका कोई रोल नहीं था। फोल्डिंग की बात आती तो जो मेन इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करने वाला है वो कौन है, अट्रैक्शन इंपॉर्टेंट रोल क्या है। अब हमने क्या बात की थी कि फोल्डिंग होनी है, फोल्डिंग होने के लिए क्या क्या जरूरी है, फोल्डिंग होने के लिए एटलीस्ट आपका क्या क्या होना जरूरी है, आपके नन पोलर अमाइनो एसिड तो प्रेजेंट होना चाहिए ना, इसमें आपके जो अमाइनो एसिड रेसिड्यू आपने बनाया है, जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, आपके नन पोलर अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो, पोलर भी होना चाहिए, और कौन होना चाहिए, पोलर भी होना चाहिए। अब देखो आप एक नहीं पता हो तो आप जान ले कौन कौन से नन पोलर है और कौन से पोलर मॉलिक्यूल। अमाइनो एसिड को आप कैटेगराइज करो, देखो एस्पार्टिक एसिड जो होता है और ग्लूटामिक एसिड जो होता है, एस्पार्टिक और जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके, क्योंकि इनके साइड में क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव कौन है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड छुपा हुआ है, तो ये क्या है, इनके साइड चेन में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब आर्जिनिन है, लाइसिन है और सिरीन, इनको क्या बोलेंगे, इनको बेसिक अमाइनो एसिड, क्या बोलोगे आप, बेसिक अमाइनो एसिड। वही आपका एस्पार्जिन, ग्लूटामिन, सेरिन, थ्रियोनिन, ये कैसे अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल है, बट कैसा है ये, अनचार्ज है, ऐसा है ये अनचार्ज मॉलिक्यूल। आप नन पोलर की बात करते हैं तो नन पोलर में आपका आ जाता है एलेनिन, आ जाएगा आपका ग्लाइसिन है, वैलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है, एलेनिन, प्रोफेंसिस। मतलब मान लो आपके पास में क्या है, आपके पास क्या है, ये अमाइनो एसिड पेप्टाइड चेन। अब पेप्टाइड चेन को क्या होना है, फोल्ड होना है, फोल्ड होने के लिए दोनों सभी टाइप के अमाइनो एसिड्स होना जरूरी है। यदि इसको प्रोटीन को प्रॉपर फोल्ड होना है, इसके प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस तो फोल्ड होता है, तब इसके पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जिसको आप बोल रहे हैं, पोलर अमाइनो, वो प्रेजेंट, रिजल्टली तो वही क्या करने वाली है, बताने वाली है तरीके से प्रोटीन को होल्ड हो। इंपॉर्टेंस इसका देखा जाता है, यदि चार्ज प्रेजेंट है तो वहां क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, पोलर मॉलिक्यूल तो क्या होगा, हाइड्रोजन। और तीसरा जो इंटरेक्शन मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कौन होता है आपका, वॉन डेर वाल होता है।
तो आपने इंटरेक्शन में देख लिया प्रोटीन के स्टेबिलिटी में कौन कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला। अब जो आपकी प्रोटीन जो होते हैं उसमें क्या होती है, आपने देखा अमीनो एसिड से बने होते हैं। अब क्या हो रहा है कि जो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्रोटीन में। तो जब आप बात करते हैं अमीनो एसिड की तो जनरल फॉर्मूला जैसे कि पहले भी इसका स्ट्रक्चर बताया था कि क्या होगा आपके पास में, अल्फा कार्बन है ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है और आपका ये अमीनो ग्रुप है। तो आर इज कॉमनली वन ऑफ द 20 स्टैंडर्ड, जहां पे आर है, ये आर ही तो डिसाइड करने वाला है कि किस टाइप का आपका अमीनो एसिड है। यदि आप पीएच 7 की बात कर, जो आपका पीएच 7 होता है उसपे क्या होता है, पीएच 7 की यदि आप बात करते हो तो पीएच 7 पे क्या होता है, कोई भी अमीनो एसिड कैसा होता है, तो चार्ज जो होता है वो प्रेजेंट होता है ये आयोनाइज्ड, आयनाइज्ड होता है, मतलब उसका प्लस चार्ज भी प्रेजेंट है और माइनस चार्ज भी प्रेजेंट एट पीएच 7। तो आप पीएच 7 से कम ज्यादा करते हो तब उसके चार्जेस में आपको क्या देखने को मिलता है, आपको चेंजेस। अभी क्या है, ये आयनाइज्ड। अब जो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोबार है, इसका मतलब क्या है, तो ऑप्टिकल आइसोबार से हमारा मतलब आइसोमर से मतलब होता है कि सेम केमिकल फॉर्मूला है बट उसका जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है एक स्पेस स्पेस में। देखो आपका ये एल फॉर्म है और ये आपका क्या है, डी। तो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका एल और डी फॉर्म कैसे डिसाइड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ अमीनो। और जब आप शुगर्स की बात करते हो तो ऑन द बेसिस ऑफ OH, ऑन द बेसिस ऑफ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब अमीनो एसिड आ गई हमारे पास, हम देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, तो अमीनो एसिड्स कॉमनली ज्वाइन टुगेदर बाय अमाइड लिंकेज, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ये एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड। अब इनमें से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल को लिबरेट होना, तब जाके आप, और पेप्टाइड बॉन्ड किसके किसके बीच में बन रहा है, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लिबरेट हुआ और ये वाटर मॉलिक्यूल, तब जाके आपका क्या बना है यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का। तो प्रोटीन्स आर लॉन्ग पॉलीमर amino acid linked by peptide bond and they are always written the N terminus toward the left and C terminus toward the right. Sequence of this tripeptide is histidine, cysteine और valine। बताया आपका हिस्टीडीन है, हिस्टीडीन का ये उसका आर चेन है, वहीं आपकी सिस्टीन दिया है, सिस्टीन क्या होता है आपका एसिड ग्रुप होता है, और वैलिन कैरेक्टर इस साइड चेन। अब जब आप प्रोटीन की फोल्डिंग की बात करते, प्रोटीन फोल्ड होता है, कैसे फोल्ड होता है, प्रोटीन को फोल्ड होने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। पहली बात तो क्या है, कोई भी चीज को यदि क्या करना है आपको नेचर में हो, तो स्पॉन्टेनियस नेचर में यदि एटलीस्ट उसकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी वो तो कम हो तो ज्यादा बेटर हो। हम सब जानते हैं कि जो फाइनल फोल्डेड स्ट्रक्चर है किसका, प्रोटीन का कंफर्मेशन कैसा होता है जनरली, कि उसमें क्या होना चाहिए, आपकी जो फ्री एनर्जी हो कैसी होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए। फ्री एनर्जी जितनी कम होगी उतना क्या होगा, उतने अच्छे से क्या होगा आपका प्रोटीन वो हो पाएगा, अच्छे तरीके से क्या हो सकता है उसका फोल्डिंग प्रॉपर। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हैव स्टडीड प्रोटीन फोल्डिंग इन आवर टेस्ट ट्यूब यूजिंग हाईली प्यूरिफाइड प्रोटीन। अब उन्होंने ये पता करने के लिए कि मिनिमल एनर्जी जो होती है, जिसको हम फ्री एनर्जी कह रहे हैं, क्या प्रोटीन वाकई में खुद ही स्पॉन्टेनियसली फोल्ड हो जाता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें क्या डाल दिया आपका प्यूरिफाइड प्रोटीन। प्यूरिफाइड प्रोटीन जैसे ही इन्होंने डाला तो कुछ ऐसा सॉल्वेंट भी इन्होंने ऐड किया जिससे क्या हो सके, तो जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाए, डिस्टर्ब कुछ इस तरीके से हो जाए कि वो टर्शरी से सीधा कहाँ पे आ जाए, आपके प्राइमरी तरीके से। उन्होंने क्या करा, सॉल्वेंट को ऐड किया। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने क्या किया कि सॉल्वेंट को उन्होंने रिमूव किया। सॉल्वेंट को जैसे ही वो रिमूव करते हैं, सॉल्वेंट जो कि क्या था आपका डिस्टर्प्टर था, क्या कौन सा डिस्टर्ब कर रहा था, नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स को डिस्टर्ब कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड रह गया था, आपका कोवलेंट बॉन्ड इंटैक्ट रह गया।
तो जैसे ही उन्होंने सॉल्वेंट को रिमूव किया, वैसे ही क्या होता है, प्रोटीन वापस क्या आता है, अपने टर्शरी स्ट्रक्चर स्पॉन्टेनियसली आ जाता है। क्या पता चला कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनको फोल्ड होने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, आपको चाहिए, एक एनवायरमेंट। और वो कैसे होते, स्पॉन्टेनियसली फोल्ड हो जाते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती कि नहीं मुझे कोई फोल्ड करवाए, स्पॉन्टेनियस है। ये कैसी है, हमारे पास थर्मोडायनामिक का जो पैरामीटर, दिस ट्रीटमेंट कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अ फ्लेक्सिबल पॉलीपेप्टाइड चेन दैट हैज लॉट्स। देखो अब नेचुरल शेप डिस्ट्रप्टिव भी हो रहा है। वरना डीनेचरिंग एजेंट इज रिमूव, आपने पहले तो डीनेचर एजेंट को डाला, फिर रिमूव कर लिया, बाद में जो था वो एज इट इज क्या हो रहा है, उसका थ्री डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है वो उसका फॉर्म हो रहा है। ये तो क्या बात हुई आपकी। अब जो लोएस्ट एनर्जी, अब एनर्जी जो है इसकी फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए, और फ्री एनर्जी यदि लोएस्ट नहीं है तो आप ऐड कर दो। हमने एंजाइम रिएक्शन में आगे हम देखेंगे प्रोटीन की कंफर्मेशन में। वैसे तो लोएस्ट एनर्जी होती है वो तो काम करती है, साथ में भी प्रोटीन होल्ड नहीं हो पा रहा है प्रोटीन, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, और कोई रीजन है क्या, तो प्रोटीन को असिस्ट भी कर सकता है होल्डिंग में। तभी हम एक्चुअली टेक केयर एंड, और एक बात और, हाँ लेक्चर को आप लोग लाइक जरूर शेयर करें। मैं तो आपको बताना चाहती हूँ